हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। और हमारे इस सेशन में जो कि आपके नवंबर मंथ में शेड्यूल जीआईबी एग्जाम से संबंधित पूरी तरह से फोकस्ड है। बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास है 21st। क्लास 21st में आप सभी के साथ आज मैं जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करूंगा। जो आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, उन 4 मॉड्यूल से जुड़े हुए एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। आपके एग्जाम की बात करें तो 16 नवंबर को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। आगे बात करते हैं इन 4 मॉड्यूल्स की। 4 मॉड्यूल्स आपके एग्जाम में इक्वली रोल प्ले करते हैं। सबसे ज्यादा यूनिट्स जो हैं वो आपके मॉड्यूल बी के अंतर्गत आती हैं। और मॉड्यूल बी की बात करें तो टोटल यूनिट्स की संख्या है 12। ठीक है। मॉड्यूल सी में टोटल 6 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल ए के अंतर्गत आपकी 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स आती हैं। और मॉड्यूल डी में भी वैसे तो 4 यूनिट्स हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स भी हैं। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है और वो क्वेश्चन है प्रीपेड कार्ड से जुड़ा हुआ। किससे संबंधित? प्रीपेड कार्ड से संबंधित ये क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रीपेड कार्ड? ये प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है? कार्ड दैट कैन ओनली बी यूज्ड टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम्स। एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं केवल। देखिए, जब भी आपको किसी ऑप्शन में ये ओनली शब्द दिखे ना तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं ऑप्शन गड़बड़ है, क्योंकि वो चीजों को लिमिट कर देता है कि केवल यही सेवा आपको मिलेगी यहां से। कार्ड दैट कैन ओनली बी यूज्ड टू मेक ऑनलाइन परचेजेस, ये भी ऑप्शन यहां गड़बड़ हो जा रहा है। केवल ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कार्ड दैट कैन बी यूज्ड टू मेक परचेजेस विद अ वैल्यू स्टोर्ड ऑन द कार्ड। जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर कार्ड में स्टोर है उसकी मदद से आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन परचेजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Cards that can be used to make purchases but only for the third party services। तो आपको एक यहां से एक स्ट्रेटजी क्लियर हो रही है कि वो ऑप्शंस कई बार जहां पर केवल ओनली मेंशन होता है तो वहां के चांसेस 90% चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन आपको गलत हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और ये मॉड्यूल सी से संबंधित क्वेश्चन है। को लेंडिंग मॉडल जिसे बोलते हैं हम लोग। को लेंडिंग मॉडल का प्राइमरी फोकस क्या है? इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मेन फोकस किस पर है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन टारगेट क्या है? रूरल अनबैंक्ड एरियाज तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना एक ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन तब पूरा हो पाएगा जब इन क्षेत्रों में जहां पर बैंकिंग सेवाएं नहीं है, जहां पर एक बहुत बड़ा क्रेडिट गैप है। जब हम इस बहुत बड़े क्रेडिट गैप की बात करते हैं तो इसे फिल करना बहुत जरूरी है। और उस नजरिए से ये को लेंडिंग मॉडल काफी कारगर नजर आता है, काम भी अच्छा करता है। पहला ऑप्शन है कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। केवल बैंक्स और एनबीएफसी को मुनाफा दिलाने के नजरिए से इस मॉडल को डेवलप नहीं किया गया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं बैंक्स के। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट टू अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करना उन क्षेत्रों को जहां पर बैंकिंग सेवाएं नाम मात्र की हैं, क्रेडिट गैप बहुत बड़ा है। बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिवली यूजिंग बैंक फंड्स टू रीच अ ब्रॉडर कस्टमर बेस। केवल को लेंडिंग मॉडल को इसलिए डेवलप किया गया है कि बहुत बड़े कस्टमर बेस तक ही अपनी रीच को बना सके बैंक फंड्स को। रिस्ट्रिक्टिंग द रोल ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं ये भी इस को लेंडिंग मॉडल के अंतर्गत आती हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर सही है, सी और डी ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। विच इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड टू को लेंड अंडर द को लेंडिंग मॉडल। को लेंडिंग मॉडल के तहत वो कौन सी इंस्टीट्यूशंस है जिनको परमिशन मिली है कि वो इस मॉडल के तहत ऑपरेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? यहां पे देखिए लिखा हुआ बैंक्स एंड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ओनली। इसका मतलब समझ रहे हैं? कुछ और भी संस्थाएं हैं जो इसके दायरे में आ सकती या आती। बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एचएफसीज ओनली।
बैंक्स एंड ऑल आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज इंक्लूडिंग एचएफसीज। तो यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड जितनी भी एनबीएफसीज हैं साथ साथ में ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन को पढ़ेंगे जब आप तो पाएंगे कि बैंक्स जो हैं उनके साथ साथ में सभी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज इंक्लूडिंग एचएफसीज को इस मॉडल के तहत रखा गया है, क्योंकि को लैंडिंग मॉडल के तहत अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर मॉडल के तहत बहुत सारे सेगमेंट्स कवर किए जाते हैं। हम बात करें एजुकेशन सेक्शन को, हम बात करें व्हीकल लोन की, हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, तो ये सारी चीजें कवर की जाती हैं इसके तहत। ठीक है। बैंक्स एंड नॉन रजिस्टर्ड एनबीएफसीज, नॉन रजिस्टर्ड एनबीएफसीज ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रोल ऑफ एमआईएस, व्हाट इज द रोल ऑफ एमआईएस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, what is the role of MIS in the banking industry? To provide investment guidance to customers, to offer distinctive services to broad range of customers। देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब हम MIS की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा को प्रोसेस करके हम इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। इसमें किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। और इस डिसीजन मेकिंग का मेन पर्पस क्या है कि कस्टमर तक बेहतर तरीके से सर्विस पहुंचाना, सेवाएं पहुंचाना। तो MIS इन द बैंकिंग इंडस्ट्री टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट गाइडेंस टू कस्टमर, ये तो एक वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के दायरे में आ गई। यहां पर क्या है, ये WMS से संबंधित है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस से जुड़ी बात। ऑफर डिस्टिंक्टिव सर्विसेज टू ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स, हो सकता है सही जवाब हो। टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट्स फॉर लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, क्या ये सही है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है इसकी मदद से। टू ऑफर टैक्स कंसल्टिंग एंड प्लानिंग सर्विसेज, ये भी वेल्थ मैनेजमेंट के दायरे में ही आ गया। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और ये है सिक्योरिटाइजेशन से संबंधित। किससे जुड़ा हुआ सवाल है? सिक्योरिटाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जब हम सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं तो सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है, इससे पिछले सेशंस में भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। बैंकों के द्वारा अपने जो लोन्स हैं उनको पूल करना और किसी SPV को, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी फर्म को, ट्रस्टी कंपनी को ट्रांसफर कर देना। उसके बदले में वो ट्रस्टी कंपनी जो है बैंक को कैश प्रोवाइड कर देती है, कैश ट्रांसफर करती है। इससे बैंक का अपना लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी होता रहता है और साथ साथ में बैंक की बैलेंस शीट भी मजबूत होती है, क्लियर होती है। अब इस प्रोसेस के तहत बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं और वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं आपके सामने। ऑब्लिगर का मतलब ऑब्लिगेशन से, अच्छा बैंक ने कस्टमर को लोन दे दिया, अब कस्टमर का ये ऑब्लिगेशन है, कस्टमर की ये लाइबिलिटी, एक तरह से देखा जाए लाइबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर लोन को वापस करे। ठीक है, उस पर रीपेमेंट अपना प्रोवाइड करे। तो ऑब्लिगेशन यहां पर कौन आ रहा है? बोरोवर आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ओरिजिनेटर का मतलब जहां से ये प्रोसेस ओरिजिनेट हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहां पर बैंक, हम बात कर रहे हैं FIs की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की है। स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV जो कि एक एंटिटी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई ट्रस्टी हो सकता है, ट्रस्टी फर्म हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है। स्पॉन्सर, इस पर्टिकुलर SPV को जिसके द्वारा फंड किया गया हो, जो ओनर हो या फिर जो एक तरह से प्रोमोटर, वो स्पॉन्सर के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है। MHP, जब भी बैंक के द्वारा, जैसे बैंक के द्वारा, बैंक इसने कोई लोन मार्केट में दे रखा है तो एक मिनिमम पीरियड तक बैंक के पास ये लोन रहे, जिस पर बैंक के द्वारा इस पर
रीपेमेंट रिसीव की गई, बैंक ने अपने पास इस पर्टिकुलर लोन को मेंटेन रखा हो, वो मिनिमम पीरियड या टाइम क्या कहलाता है, MHP। इसे क्या बोलते हैं, सीजनिंग ऑफ लोन। अब मिनिमम रिटेंशन का मतलब है कि पूरा का पूरा लोन हम सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ परसेंटेज, बहुत ही छोटा परसेंटेज आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ता, मतलब ओरिजिनेटर को, दैट इज नोन एज MRR। पूछा गया कि वो कौन सा टर्मिनोलॉजी है जो एसोसिएटेड नहीं, तो ऑल आर करेक्ट है, यहां पर सब ऑप्शन सही हैं, कोई गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही हैं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं। अब आपने अभी अभी सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा है, तो पूछा जा रहा है कि जब भी किसी बैंक के द्वारा, कोई भी बैंक अपने लोन्स की जब बात करता है, जिसे वो पूल कर रहा है और फिर इसे किसी SPV को ट्रांसफर कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि जो मिनिमम टिकट साइज होता है, ये पूल जो किया गया है, इसका मिनिमम टिकट साइज क्या होता है, इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नोट्स का, ठीक है। तो मिनिमम टिकट साइज होता है 1 करोड़, 1 करोड़ से कम नहीं। मिनिमम टिकट साइज कितना है, 1 करोड़, याद रखिए। आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त बैच, आप देखिए जैसे जैसे एग्जाम करीब आएंगे, आप मेहनत करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बट उस पर प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है, और साथ साथ में प्रैक्टिस के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करना है। तो आपके नजरिए से, आपकी प्रिपरेशन के नजरिए से एक बहुत ही जबरदस्त बैच है आपके साथ, आउटस्टैंडिंग बैच। और इस आउटस्टैंडिंग बैच का नाम क्या है, इस आउटस्टैंडिंग बैच का नाम है JIB MCQ बैच, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच एकदम फ्री मिल रहा है, और ये पूरी बैच की कॉस्ट मात्र 2499 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन सेट अप व्हाइट लेवल ATM इन इंडिया। WLA से क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है, ATM से जुड़े क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन देखने में पक्का मिल जाता है। तो हमारे देश में व्हाइट लेवल ATM कौन सेटअप कर सकता है, WLA कौन सेटअप कर सकता है देश में। ओनली बैंक्स नहीं, ओनली नॉन बैंकिंग एंटिटीज जिनका इनकॉर्पोरेशन या तो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत हुआ है, या फिर कंपनी एक्ट 2013 के तहत हुआ, ठीक है। केवल वही कंपनीज व्हाइट लेवल ATM सेक्शन में काम कर सकती हैं, और इनको ऑथोराइज कौन करता है, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज करता है, RBI इनको ऑथोराइज करता है, ठीक है। किस एक्ट के तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पहले हमने MIS के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। MKIS की बात करें तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसके प्राइमरी फंक्शंस से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसके कंपोनेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 4 कंपोनेंट होते हैं इसमें, उनके नाम और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। MKIS मोस्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ये सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ में MKIS मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करें तो कौन से फंक्शंस को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। आप देखिए ये सारी बातें आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना सकती हैं, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया कि पर्पस क्या है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि यहां पर हम एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई उन इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग से संबंधित है। उन इंफॉर्मेशन का एक तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो ऐसा मेंटेन किया जाए जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर सके, और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अचीव करे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके फ्लो को मेंटेन करना, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेक्शंस में उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। टू जनरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्लो टू एड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कंपनीज मार्केटिंग प्रोग्राम। देखिए MKIS है, मार्केटिंग से संबंधित यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, और बोला गया है कि मैनेजरियल डिसीजंस लिए जा सकें उस इंफॉर्मेशन की मदद से, और इस सिस्टम का काम है इंफॉर्मेशन फ्लो को प्रोसेस करना, ठीक है। पहले ऑप्शन में कोई कमी नहीं है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी रीड करना जरूरी है।
टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स एंड नीड्स एट अ प्रॉफिट। कस्टमर वांट्स एंड नीड्स एट अ प्रॉफिट, यहां पर जनरल मार्केटिंग की बात की जा रही है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात नहीं की जा रही है। टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द कंजप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया, तो ये भी एक जनरल मार्केटिंग है, जनरल मार्केटिंग से संबंधित मुद्दों पर बात की जा रही है। ठीक है, टू इंटीग्रेट फंक्शनल एलिमेंट्स इनटू अ स्मूथली ऑपरेटिंग यूनिट, तो ये सारे ऑप्शंस एमकेआईएस से संबंधित नहीं है, प्योरली एमकेआईएस से संबंधित प्योरली जो ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन। एग्जाम में एमकेआईएस को आप थोड़ा लाइटली लेंगे, बट एग्जाम में डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो एग्जामिनर होते हैं वो भी सोचते हैं, जो पेपर सेट करता है वही सोचता है कि भाई वो टॉपिक से हमें क्वेश्चन डालने हैं पेपर में जहां से लोग उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को स्किप करने का सोचते हैं। सोचिए, अगर आप मॉड्यूल सी सोच रहे हैं स्किप करने के लिए, और मॉड्यूल सी में मार्केटिंग मिक्स भी आता है, मार्केटिंग स्टेजेस भी आते हैं, डिलीवरी मॉडल्स भी आते हैं, डिलीवरी चैनल्स भी आते हैं, सीआरएम आता है, सीएलएम आता है, डीएसए आता है, डायरेक्ट है ना आपका डीएसए आता है, और साथ साथ में एमकेआईएस आता है, बीसीएसबीआई आता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में, मैंने 10 टॉपिक के नाम बता दिए आप। अब ये 10 टॉपिक से कम एग्जाम में 18-20 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे टोटल, 2-2 क्वेश्चन बने तो सोच लीजिए आप एक मॉड्यूल अगर सोच रहे हैं स्किप कर दूंगा मैं, तो मॉड्यूल स्किप करना इज नॉट ए गुड डिसीजन। आप हर मॉड्यूल से अच्छे अच्छे टॉपिक्स इकट्ठे करिए, हम बताएंगे आपको टॉपिक्स, और उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मोर एंड मोर बिजनेस स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग एमकेआईएस? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल हर बिजनेस यूज कर रहा है, क्यों भाई? उन्हें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज प्राप्त करना है, लेना है, मार्केट में कंपीट करना है। कंपीट कैसे करेंगे? जब इंफॉर्मेशन का एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा, मार्केटिंग डिसीजंस अच्छे लिए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। टू इंप्रूव द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव नहीं करना, ये तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट प्लेस, इसलिए एमकेआईएस का इस्तेमाल किया जाता है। टू इंक्रीज देयर कस्टमर बेस नहीं, टू रिड्यूस देयर ऑपरेशन कॉस्ट नहीं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू एनपीए? एनपीए से संबंधित कौन सा ऑप्शन यहां पर सही नहीं? द इंपैक्ट ऑफ एनपीए इज मोर प्रोनाउंस्ड इन कॉर्पोरेट बैंकिंग देन इन रिटेल बैंकिंग। बात सही है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में टिकट साइज बड़े हैं और रिटेल बैंकिंग में टिकट साइज छोटे हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग में वॉल्यूम छोटा है, और रिटेल बैंकिंग वॉल्यूम बहुत बड़ा है। छोटे छोटे लोन बांटे जा रहे हैं रिटेल बैंकिंग में, अगर नुकसान भी हो रहा है, रिस्क स्प्रेड हो जा रहा है क्योंकि कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में अगर एक लोन भी नुकसान पहुंचाता है तो वो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इन रिटेल बैंकिंग द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज रिलेटिवली हायर, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रिलेटिवली हायर स्पेशली फॉर टर्म डिपॉजिट्स एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं आप। मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन रिटेल बैंकिंग आर मोर लेबोरियस देन इन कॉर्पोरेट बैंकिंग। देखिए, छोटे छोटे लोन रिकवर करना एक लेबोरियस काम है, तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन भी सही था। रिटर्न्स आर जनरली हायर रिटेल बैंकिंग एज कंपेयर टू रिटर्न्स इन कॉर्पोरेट बैंकिंग। सोचिए, रिटर्न जो है वो किस में ज्यादा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में या रिटेल बैंकिंग में? तो 2 ऑप्शन आपके सामने यहां पर बचेंगे। रिटेल बैंकिंग द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आर रिलेटिवली हायर स्पेशली फॉर टर्म डिपॉजिट्स एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है, एंड रिटर्न्स आर जनरली हायर इन रिटेल बैंकिंग एज कंपेयर टू रिटर्न इन कॉर्पोरेट बैंकिंग। सोचिए, कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो रिटर्न्स है वो हायर हैं, या फिर रिटेल बैंकिंग में रिटर्न्स जो है वो हायर है। ठीक है, इन रिटेल बैंकिंग द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रिलेटिवली हायर, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इज रिलेटिवली हायर, क्या ऐसा है? स्पेशली इन फॉर टर्म डिपॉजिट्स एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे, हु आर डीएसए? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंसीज अपॉइंटेड बाय बैंक्स टू सेल देयर रिटेल प्रोडक्ट्स ऑन अ फी बेसिस। देखिए, फी बेसिस पर
एजेंसीज को अपॉइंट किया जाता है बैंकों के द्वारा, जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर सके। ये ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट, एकदम सही जवाब। हु रिलीजेस द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स। अब यहां पर जो सवाल है वो है बीसीएसबीआई से। बीसीएसबीआई वाज कोड्स, वॉलंटरी कोड कस्टमर के लिए और कस्टमर्स के लिए और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्हें तैयार किया गया। दो टाइप के कोड लाए गए थे। कस्टमर के लिए जो कोड आया था वो 2006 में आया और एमएसईज के लिए आया था जो कोड वो 2008 में आया था। ठीक है, 2006 में जो कोड्स आए थे कस्टमर से संबंधित, उन्हें वाईवी रेड्डी उस समय के गवर्नर थे, इनके द्वारा रिलीज किया गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जीआईबी एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन की। जीआईबी एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका जीआईबी महापैक है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको सारे के सारे पेपर का एक्सेस मिलता है। 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जिसके मदद से आप फाउंडेशन बैच, एमसीक्यू बैच, केस स्टडी बैच, क्रैश कोर्स जैसे सभी बैचेस का एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 2799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ का, 3999 में 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999 में उपलब्ध है। ठीक है, ऑफिसर जीआईबी फाउंडेशन बैच मात्र 1999 में आपके लिए उपलब्ध है और जीआईबी एमसीक्यू बैच जो है आपके लिए वो 2499 में उपलब्ध है। फाउंडेशन बैच यहाँ पर फ्री मिलता है आपको। इंडिविजुअल बैचेस की कॉस्ट आपके लिए 799 है, 799। और एट द एंड बात करें हम बुक्स की, तो बुक्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। जीआईबी बैंकर्स सेट ऑफ 4 बुक मात्र 1224 में उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिविजुअल बुक चाहे तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर आप अपनी दिक्कतों को, क्वेरीज को, डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।